ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडियन पॉलिटी का अगला टॉपिक जो कि है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। द होल एडिफिस, एडिफिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज इम्बॉडीड इन द। तो इम्बॉडीड का मतलब होता है इंक्लूड। तो बोला गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, ये इंक्लूड है किसमें, ये इंक्लूड है प्रेम्बल में। ठीक है, तो प्रेम्बल पहले जान लेते हैं प्रेम्बल का मतलब क्या होता है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, वो किस में किया हुआ है, वो प्रेम्बल में ही बताता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। तो हमारे जो प्रेम्बल है उसमें किस चीज़ का मेंशन नहीं है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना था। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें प्रेम्बल में मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, द ओपनिंग वर्ड ऑफ प्रेम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ओपनिंग वर्ड जो है प्रेम्बल का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बोरो किया गया है कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये हो जाएगा यूएसए के। ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है ओपनिंग वर्ड ऑफ प्रेम्बल। अगला, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए सेंस ऑफ। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, जो कि प्रेम्बल में है, इसका आंसर होता है ब्रदरहुड, भाईचारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। बात करें आगे, विच एक्सप्रेशन डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि नहीं दिया गया प्रेम्बल में, इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा फेडरल। ठीक है, क्या क्या चीज़ दिया गया है, देखिए एफ आपको याद रखना है, क्या सोवरेन दिया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में बात किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, तो एफ फॉर फेडरल, फेडरल नहीं होता है, एफ फॉर फ्रेटर्निटी होता है, यानी कि भाईचारगी की बात कर रहा है, फेडरल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इन द प्रियम्बल स्टेट दैट नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन्स एज इन्फीरियर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेटर्निटी, मतलब सब बराबर है, कोई भी इन्फेरियर नहीं है। ठीक है, नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फेरियर। अगला क्वेश्चन है, ए सेक्युलर स्टेट इज वन विच। तो सेक्युलर के बाद भी प्रेम्बल में ही किया गया है, तो सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेक्युलर स्टेट का मतलब किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करना, सब रिलीजन को इक्वल समझना, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, उसका कोई रिलीजन नहीं होना, यानी हर रिलीजन को बराबर की नज़रों से देखना। अगला, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था प्रेम्बल के बारे में ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था प्रेम्बल के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ। तो प्रेम्बल के अनुसार जो है, जो अल्टीमेट पावर लाई करता है वो किसके हैंड में है, तो ये हो जाएगा पीपल के हाथ में। जो अल्टीमेट पावर लाई करता है वो होता है, मैंने पीपल के हाथ में ही लाई करता है अल्टीमेट पावर। द एंड आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा द फिलोसफी एंड द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द जस्टिस डिस्क्राइब इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म। तो अभी बोले कि जस्टिस जो है, जस्टिस भी क्या है, प्रेम्बल में दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्टिस को किस तौर पे लिया गया है, किस तौर पे एक्सेप्टेड किया गया है प्रेम्बल में, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन तरीके से, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड। तो हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट्स। ठीक है, आज़ाद ख्याल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंसानों को छूट है कि वो अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने बिलीव्स, फेथ और वर्शिप किसी पे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्शिप। ठीक है, किसी को भी पूछ सकता है, किसी को भी मान सकता है, किसी को के साथ किसी पे भी बिलीव कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ वो कहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा प्रेम्बल में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ के बारे में, जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। व्हाट डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का बारे में अभी डिस्कस किया कि सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिलीजन को ज़्यादा, सब रिलीजन को इक्वल समझना। ठीक है, तो कि कौन डिस्क्राइब करता है कि इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है, तो ये हो जाएगा प्रेम्बल में। ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कॉल्ड इट्स सोल। तो कौन से पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है। यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत लोगों को गलती हो सकता है। ठीक है, तो कौन से पार्ट को बोला जाता है, तो पार्ट ये हो जाएगा, प्रियम्बल को ही क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है। द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द। तो जो माइंड है या आइडियल्स है, ठीक है, फ्रेमर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने फ्रेम किया था, उनका माइंड और आइडियल्स जो है रिफ्लेक्ट करता है किसमें, प्रेम्बल में, क्योंकि वहाँ पे ही लिखा हुआ है कि क्या चीज़ इंक्लूड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, तो वो दिखता है किसमें, हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका माइंड दिखता है। ठीक है, कि वो उन लोगों ने क्या क्या सोच के क्या क्या चीज़ें रखा है प्रेम्बल में। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये एश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन थ्रू, क्या, प्रेम्बल के थ्रू ये क्या कर रहा है, एश्योर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। वेयर डू यू फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम्बल होगा। अगला क्वेश्चन, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी कंटेंट इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी ये जो है हमारे प्रेम्बल में है, ये कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये हो जाएगा फ्रांस। याद रखना है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब आज़ाद थॉट्स, ख्याल, एक्सप्रेशन, वर्शिप। इक्वलिटी का मतलब इक्वल जस्टिस, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारगी। ये तीनों ही वर्ड कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगला, विच वर्ड वॉज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कौन सा वर्ड जो है इंसर्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी कौन से अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया, तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, people have supreme right to make decisions on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. This makes India. तो इंडिया के पास सुप्रीम पावर है कि वो अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस मेक्स इंडिया। इंडिया को क्या बनाता है ये चीज़, इंडिया को बनाता है सोवरेन। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब ये होता है कि आज़ाद मुल्क है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ठीक है, नो कंट्री कैन इंटरफेयर। अगला क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया। तो प्रेम्बल ऑफ आवर इंडिया एज ए क्या है, इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि इस प्रेम्बल में क्या क्या चीज़ है, तो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, यानी कि एस का क्यूब, डेमोक्रेटिक है, उसके बाद रिपब्लिक है, उसके बाद जस्टिस है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, और फर्टेनिटी की बात करता है। इक्वलिटी मतलब सबका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगला, जस्टिस। तो ऑप्शंस में सिर्फ यही कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और क्या हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ मैं, जस्टिस हो सकता है, लिबर्टी हो सकता है, फर्टिनिटी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। ठीक है, जस्टिस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ऐसा जस्टिस है जो कि मेंशन नहीं है, थोड़ी देर पहले देखे थे, सोशल था, इकोनॉमिकल था, पॉलिटिकल था, तो कौन सा नहीं था, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव।
हु डिस्क्राइब द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ये डिस्क्राइब किया था कि प्रेम्बल जो है पॉलिटिकल होरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये हो जाएगा के एम मुंशी जी। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी जी, मणिकलाल मुंशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। तो बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन से ऐसे चेयरपर्सन थे ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, चेयरपर्सन थे फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी के। तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, द फेमस केशवानंदा भारती केस वाज एसोसिएटेड विथ विच इशू। तो ईयर भी याद रखना है आपको, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि केशवानंदा भारती केस जो था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1973 में। किस से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा एमिनेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल। ठीक है, अगला, राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड इन द आर्टिकल। तो राइट टू फ्रीडम जो है ये ग्रांटेड किया गया है कौन से आर्टिकल में? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। एज पर द इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टैपिंग ऑफ फोन कॉल इंटरैक्ट द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ द। तो बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर कोई किसी का फ़ोन टैप कर रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? इंटरप्रेट हो रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। इन विच ईयर द राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो कौन से ईयर में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था आर्टिकल 21A के तहत वो कब लाया गया था? तो ये हो जाएगा 2009 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन से आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज़ को ये दिया जाता है कि वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज कर सकते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 30। along with right to life in article 21 of the Indian Constitution it includes। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ तो है ही, उसके साथ साथ और क्या चीज़ इंक्लूड है? तो ये हो जाएगा राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू वाटर। नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज़ अबव द एज ऑफ। तो बोला गया है कि कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज या माइंस में काम नहीं कर सकता है जब तक कि वो उसका एज कितना ना हो जाए, 14 ना हो जाए। ठीक है, 14 ईयर्स तक उसको पहले ही पता है, हम लोग को पता है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक आप उसको एजुकेशनल देना ही मैंडेटरी है। ठीक है, अगर तो कोई भी 14 साल से कम एज वाले बच्चे फैक्ट्रीज या माइंस में काम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल था, अभी तो नहीं है, जो कश्मीर के लिए कश्मीरों को स्पेशल राइट देता था? ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट का जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35A। तो सुने होंगे कि 373, 370 और 35A यानी 35A जो है वो कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल कब हुआ था? ठीक है, एबोलिश कब कराया गया था? तो ये हो जाएगा 5 अगस्त 2019। ठीक है, डेट याद रखना है कि कब एबोलिश किया गया था आर्टिकल 370 और 35A। तो ये हो जाएगा अगस्त 5, 2019। In which year 1978 the amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose the property as a fundamental right। ठीक है, तो ईयर बता दिया गया है 1978 में अमेंड किया गया था और एलिमिनेट किया गया था। एलिमिनेट का मतलब उसको निकाल दिया गया था कि ये राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ए प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया था, अमेंड कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा 44th के अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो बात करें कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, लेकिन उसको हटा करके किस में ला दिया गया? आर्टिकल 301 में। ठीक है, तो याद रखना है पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया? आर्टिकल 300A में आ गया। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट रहा भी नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। तो फंडामेंटल राइट्स किनको नहीं दिया जाता है? तो ये हो जाएगा एलियंस को। व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि ऑल काइंड
ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर्स एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। किसी तरह का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसी को बोलते हैं सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट ऑन। तो बोला गया है एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट कब बना, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। थोड़ी देर पहले ही देखे वो के अमेंडमेंट हुआ था, वो आपका 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2009 में। और ये फंडामेंटल राइट कब बन गया, 2010 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है, ठीक है, द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 12। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियाज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल। तो आप इंडिया के टेरिटरी में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। अगला, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया गया कि एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस करना एक तरह का फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये भी हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन राइट टू हेल्थ। थोड़ी देर पहले ही देखे थे राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर। तो अभी फिर से वही वाला आ गया, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। विच आर्टिकल इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। तो कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है, कंफर्म करता है कि फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21A। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द अरेस्ट पर्सन टू राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल ये आपको, कि कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अरेस्ट पर्सन टू राइट, अरेस्ट पर्सन को राइट देता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन कैन मूव टू ए हाई कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड। तो बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत, ठीक है, एक आदमी जो है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट पहुंच सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 226, ठीक है, याद रखना है। आर्टिकल 226 के तहत कोई भी आदमी हाई कोर्ट पहुंच सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ठीक है, याद रखना है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है। हाई कोर्ट पहुंचना है तो 226 और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो 32। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है जो रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 25। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि माइनॉरिटीज़ को ये दिया गया है कि वो अपना एजुकेशन जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 30 के तहत। इंडिया इज़ कॉल्ड ए सेक्युलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट टू। तो इंडिया को सेक्युलर क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके पास फंडामेंटल राइट है किस चीज़ का, फ्रीडम टू ऑफिस रिलीजन टू वंस चॉइस, अपने पसंद का वो रिलीजन को अपना सकता है, ठीक है। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। और ये भी हो सकता था ऑप्शंस में कि इंडिया जो है वो किसी भी पार्टिकुलर धर्म को ऊपर नहीं रखता है, ठीक है, सब धर्म को बराबर समझता है। इफ़ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन इज ब्रीच्ड अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन मूव टू। तो थोड़ी देर पहले ही बात की, ऊपर में ही बात की यहाँ पे कि आर्टिकल 2 to 6 के तहत वो अगर उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच्ड हो रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसका किसी भी कारण, किसी भी वजह से, तो वो कहाँ पे जा सकता है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बोले अभी, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है।
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर, तो अब यही वाला क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच्ड हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट अंडर एक्सप्लॉयटेशन, तो कौन सा आर्टिकल है जो कि कवर करता है फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23 एंड 24। Which of the following article of the Indian Constitution of India declare prohibition of traffic in human being as a fundamental right? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो प्रोहिबिशन किया गया है आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टीज, ये हो जाएगा बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। लिबर्टी का मतलब कि आपके पास आप अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशन को, वर्कशिप को, ठीक है, किसी बिलीव्स को किसी पे भी जाहिर कर सकते हैं या किसी को भी मान सकते हैं। तो मोस्ट सेफ गार्ड जो है लिबर्टी का वो कौन है, जुडिशरी है हमारा। हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड, तो लिबर्टी कैन बी लिमिटेड बाय लॉज के थ्रू ही क्या हो सकता है, जुडिशरी को, सॉरी, लिबर्टी को लिमिट किया जा सकता है, लिमिटेड में किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स भी क्या होता है, सस्पेंड हो सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स भी क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, तो कौन सा एक्ट के तहत डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है, तो ये हो जाएगा सिविल राइट्स। ठीक है, तो ब्लैक बुक में इतना ही दिया हुआ था, सिविल राइट्स कौन से एक्ट के तहत, 1964 के तहत। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चरल हैव राइट टू इट, तो किसी भी सेक्शन का सिटीजन है उसके पास विथ ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कोई भी डिस्टिंक्ट अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है, उसके पास राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। ठीक है, अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कंजर्व रख सकता है। द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ए पार्लियामेंट इज, तो राइट टू वोट जो है इलेक्शन में टू ए पार्लियामेंट इज, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ए गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स, विच राइट इज नॉट इनमरेटेड एज ए राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा, इकोनॉमिक राइट। एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड टू द राइट टू, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटी करता है, ठीक है, ग्रांटीज कौन से राइट के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा इक्वलिटी के बारे में। और फंडामेंटल इक्वलिटी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। सिविल इक्वलिटी मीन्स, सिविल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिलीव्स इन गिविंग इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, तो किस तरह का गवर्नमेंट बिलीव करता है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, तो ये हो जाएगा फेमिनिस्ट। ठीक है, अगला, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स, ठीक है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। लिबर्टी का मतलब ही होता है कि आपको छूट है, ठीक है, कि आप एक्सप्रेशन, थॉट्स, बिलीव, फेथ, वर्शिप, तो पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या हो जाएगा, फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाइड करता है इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत
क्या बोला गया है, कौन सा चीज़ इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, तो ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स जो है ये इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, ठीक है, इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ऑफन बीन रिफर्ड टू एज इट्स कॉन्सेंस, कौन सा सेक्शन के बारे में बोला गया है इट्स ऑफन बीन रिफर्ड एज ए इट्स कॉन्साइंस, तो ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स को बोला गया है। द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होना इमरजेंसी के टाइम पे ये जो लिया गया है ये कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या हैं, ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 तक, राइट टू फ्रीडम है 19 टू 22, राइट टू एक्सप्लोटेशन है 23 24 जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी ये आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 टू 28 है, राइट टू कल्चर एज वेल एज एजुकेशनल राइट 29 30, जिसमें 30 में हम लोग बात किए कि माइनॉरिटीज़ को ये है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आर्टिकल 32 के तहत, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ भी है, ठीक है। तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए अच्छे से। अगले बात करते हैं विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, कौन सा केस है जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। फिलअप राइट, ये क्या होता है, राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट आर अनएमेंडेबल, कौन से केस में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो अनएमेंडेबल है, ठीक है, इसको एमेंड नहीं कर सकते, तो ये हो जाए केशवानंदा भारती केस। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टीज, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये किस तरह का ये है राइट है, तो ये हो जाएगा लीगल राइट है, ठीक है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में क्या हो गया, ये लीगल राइट बन गया। और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 301 के तहत, ठीक है। अंडर विच सिचुएशन द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम इज कर्टेल इन इंडिया, किस सिचुएशन में जो है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है यानी कट किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। बाकी किसी भी टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को आप लोग क्या नहीं कर सकते, कर्टेल नहीं कर सकते। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो कौन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम लोग, जो कि पार्ट 3 में है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है। अगला क्वेश्चन विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स ओनली, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और कौन कौन सा राइट्स है, ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाला मार दिए, ठीक है। और कौन कौन सा राइट्स है जो कि फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए वैलिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 16 20 19 29 30, ये एवरी इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स है जो कि अदर फॉरेनर्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। कौन सा, आर्टिकल 14 20 21 21A 22 23 24 26 25 27 28, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला याद रख लीजिए, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। तो आर्टिकल 15 16 90 29 30 ये हमारे इंडिया के लिए ही, इंडियंस के लिए ही एप्लीकेबल है ओनली। तो कैसे याद रखेंगे, 15 और 16 एक साथ, 29 और 30 एक साथ, ठीक है, और 19 बीच में बचा 19।
विच फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो कौन सा फंडामेंटल राइट कहता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चिल्ड्रन वर्किंग अंडर द एज ऑफ, तो थोड़ी देर पहले ही देखें आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 23-24 था, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विच फंडामेंटल राइट टू अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इज़ लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जिसमें बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, यानी आर्टिकल 32, ठीक है, जिसमें रीट्स वगैरह आते हैं। सॉरी। विच फंडामेंटल राइट अलाउज citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि अलाउ करता है कि सिटीजन को कि आप अगर आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ग्रांटेड बाय द जुडिशरी थ्रू। तो फंडामेंटल राइट्स को ग्रांटेड किया जाता है कि आप में ये ग्रांटेड है जुडिशरी किसके थ्रू तहत? तो ये हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत। व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स क्या है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? तो ये हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। ये होता है ह्यूमन राइट्स। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने देखा, ठीक है, पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट 7 थे, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन 7 से बाद में क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में लीगल राइट हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उस पर प्रोहिबिट लगा गया था, वो फंडामेंटल राइट्स के किस कैटेगरी में? तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी के केस में, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट में। अगला बात करते हैं, विच फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू सोप, बाथिंग, घाट्स, होटल्स एक्सेट्रा। तो कौन से फंडामेंटल आर्टिकल के तहत हम लोग को इक्वल एक्सेस है किसी भी शॉप में जाने का, बात करने का या बाथिंग करने का, या फिर घाट्स पे जाने का, होटल्स पे जाने का, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी के तहत, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के तहत ही हम लोग किसी भी रिलीजियस, किसी भी कास्ट के लोग या किसी भी रेस के लोगों को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन से फंडामेंटल राइट्स के तहत हम लोग बोला जाता है कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी के तहत। बात करें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड वो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17। अदर देन राइट टू लाइफ विच अदर राइट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 में बहुत सारा राइट्स है, ठीक है, राइट टू वाटर, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, ठीक है, उसके अलावा और कौन सा है, राइट टू फूड भी है, ठीक है। उसके बाद नेम द फंडामेंटल राइट इन विच फ्रीडम ऑफ स्पीच इज प्रैक्टिस्ड। तो कौन सा फंडामेंटल राइट के तहत हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन ऑफ चॉइस। तो कौन से फंडामेंटल राइट के तहत कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपके पास राइट है, आप कौन से रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, अपने इसमें रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपके चॉइस पे है, तो ये हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच फंडामेंटल राइट इज गिवन इन द आर्टिकल 21। कौन किस तरह का फंडामेंटल राइट दिया गया आपको 21 में, तो ये हो जाएगा राइट टू लाइफ, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, ये सारा दिया गया है।
द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द, तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है या नहीं है ये डिपेंड करता है किस में, तो ये किस चीज़ पे, तो ये हो जाएगा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पॉइंट आउट विच इज नॉट ए राइट enumerated in the constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू प्रीवेसी। माने ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं ये किया गया है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट है, तो ये हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, इज़ एसेंशियल फॉर लिबर्टी, लिबर्टी के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा राइट्स ज़रूरी है लिबर्टी के लिए, राइट्स आर एसेंशियल फॉर लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब फिर से समझा देते हैं, लिबर्टी का मतलब इंसानों को छूट है कि वो अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ्स एंड वर्शिप किसी का भी करे। ठीक है, वर्शिप किसी का भी करे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर ग्रांटेड इनिशियली, तो इनिशियली थोड़ी देर पहले बात की हम लोग, इनिशियली कितने फंडामेंटल राइट्स हुआ करते, तो ये हो जाएगा 7। 7 से राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी, जो फंडामेंटल राइट एज ए राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, तो तब बाद में कितने बचे, सिर्फ 6 बच गए। ठीक है, तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट डज द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स, तो कितने फंडामेंटल राइट्स बच गए पार्ट 3 में, तो ये हो जाएगा सिर्फ 6। कितना से कितना, आर्टिकल 12 से लेकर के 35। इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इज ब्रीज देन अंडर विच आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डायरेक्टली गो टू, तो फंडामेंटल राइट अगर ब्रीज्ड हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आदमी कहाँ जा सकता है, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राइट सीज टू बी फंडामेंटल राइट आफ्टर 44th अमेंडमेंट बिल 1978 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को ही क्या किया दिया गया था, सीज्ड कर दिया गया था एज ए फंडामेंटल राइट 44th अमेंडमेंट के तहत। What is the objective of constitutional right freedom of religion in India? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है, किसी भी रिलीजन का फेवर न करना। ठीक है, सब धर्म को बराबर समझना। इंडिया रिकॉग्नाइज राइट टू एज ए बीइंग पार्ट ऑफ राइट लाइफ, आर्टिकल 21। तो बोला गया है कि मैंने ऑप्शंस में दिया गया था, फूड भी हो सकता था, वाटर भी हो सकता था, कुछ भी। ठीक है, तो वाटर दिया गया था, इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज ए बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी कि आर्टिकल 21। अंडर विच jurisdiction of any individual whose fundamental rights has been violated can directly to the Supreme Court for remedy। रिमीडी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन, तो ये हो जाएगा रिट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो कितने तरह के रिट्स होते हैं, 5 रिट्स होते हैं। ठीक है, हु सपोर्ट कस्टमरी राइट्स, कौन सपोर्ट करता है कस्टमरी राइट को, तो ये हो जाएगा रिची। हु हैड हेडेड 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, कौन हेड कर रहे थे। ठीक है, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, ठीक है, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात की हम लोग कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐड नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है। तो कौन हेड कर रहे थे, तो ये हो जाएगा JS खेहर। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे। ठीक है, पार्ट 4A में या आर्टिकल 51A में, तो ये हो जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 11 है। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेटअप कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया था कमिटीज़ ताकि वो रिकमेंडेशन दे सके फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो ये हो जाएगा सरदार सोरेन सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़।
व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा 1976। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 42nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, ठीक है। तो ये कब लाया गया था? 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो क्या क्या 11 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ नंबर 2 पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 8 पूछा गया है, ठीक है। याद रखना है सबको, एक बार लिस्ट देख लीजिए ताकि आप ऑप्शंस के थ्रू आंसर कर पाए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, बस हो जाएगा, आपको याद नहीं करना है। तो ये सारे 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे। विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी आ गया, तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो आप एक दो बार जब तक पढ़ेंगे नहीं बता नहीं पाएंगे। 11 ड्यूटीज़ थे हमारे, ठीक है। उनमें से एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड, तो बोला गया है कि कौन सा चैप्टर जो है ये इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो अभी थोड़ी देर बात की, पहले बात की कि ड्यूटी नंबर जो 2 है, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड विच इंस्पायर्ड आवर आउट फ्रीडम मूवमेंट, तो ये ड्यूटी नंबर 2 पूछ लिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर होम आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किया गया, तो ये हो जाएगा सारे सिटीजन्स के लिए। हर सिटीजन्स का कर्तव्य है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करें। विच इज़ एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आइटम है जो कि इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिस्ट में, तो ये हो जाएगा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नंबर कितना है? 8 है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंक्लूड किया गया है, कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी, तो कौन सा ऐसा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है, तो प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी के तहत नहीं आता है, अंडर नहीं आता है। इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी of the citizen of India as specified in part 4A of the Constitution of India। फिर से पूछ लिया कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू पे टैक्सेस बाय ड्यू डेट, तो टैक्स पे करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। पार्ट 4 के तहत, 4A के तहत, तो आपको वो 8, 9, 11 जो है आपको 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कर पाएंगे कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एप्लीकेबल इन, तो ये हो जाएगा 1950 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के तहत कौन सा कॉन्टेक्स्ट करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा OCI इज ग्रांटेड मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ओनली, तो OCI ये गलत इसलिए है, OCI जो है ग्रांटेड करता है मल्टीपल एंट्री फॉर इन्फिनाइट पीरियड, फॉर एनी पीरियड, इस तरह का बोल सकते हैं, ठीक है। 10 ईयर्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप, कौन सा पार्ट है जो डील करता है सिटीजनशिप से, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है सिटीजनशिप से, तो ये हो जाएगा पार्ट 2, पार्ट 2। In which article citizenship right of the people who migrate from Pakistan to India is mentioned in, तो कौन सा आर्टिकल के तहत सिटीजन राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ये मेंशन किया गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 6 के तहत। अगला क्वेश्चन है, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द सिटीजन्स। अगला, डुअल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ, तो डुअल सिटीजनशिप जो है ये कहाँ का फीचर है, तो ये हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है डुअल सिटीजनशिप, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ किस तरह का गवर्नमेंट नहीं है, तो ये इसका आंसर भी फेडरल गवर्नमेंट होगा। इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, तो इंडियन सिटीजनशिप को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है,
ठीक है, तो इसका 4 है, ठीक है, सॉरी 5 है, ठीक है। तो क्या क्या है, बाई बर्थ हो सकता है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो सकता है, बाई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बाई नेचुरलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बाई डिसेंट भी हो सकता है। तो 5 है जिससे आप सिटीजनशिप इंडियन का ले सकते हैं। विच कैटेगरी ऑफ सिटीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रिस्ट्रिक्टेड एज रजिस्टर्ड एज ए वोटर, तो ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स। अगला, विच इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कॉम्पिटेंट बॉडी कौन है जो कि प्रिस्क्राइब करेगा कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट। अगला, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाई, तो इंडियन सिटीजनशिप ग्रांटेड किया जा सकता है कैसे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट, तो अभी बात की है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं 5 तरीके से, लेकिन लॉस्ट कर सकते हैं सिर्फ 3 तरीके से, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, बाई रिन्यूसिएशन, बाई टर्मिनेशन, बाई डेप्रीवेशन। नो पर्सन सोल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़, तो कोई भी पर्सन जो है इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रहेगा इफ़ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, उसने जानबूझ करके क्या किया है, किसी और कंट्री का क्या ले लिया है, सिटीजनशिप ले लिया है। अंडर द डीपीएसपी up to what age of children they are expected to be provided free and compulsory education, तो डीपीएसपी के तहत बोला गया है कि कितने साल तक के बच्चों को क्या करना चाहिए, फ्री एजुकेशन देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स। तो ये पहले हुआ करता था डीपीएसपी, बाद में तो फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। तो पहले हुआ करता था ये डीपीएसपी, तो पहले का ही वो क्वेश्चन दे दिया गया कि डीपीएसपी के तहत ऐसा बोला जाता था कि 14 साल से कम बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन इट्स बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाई, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है अपना बाउंड्री को रीडिफाइन कर सकता है स्टेट का, तो ये हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी के तहत। वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इन इनेबलिंग द सेंट्रल टू लेजिस्लेट ऑन काउस लेटर, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48 इन द डीपी। वेयर इन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक जस्टिस आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी में। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट, तो प्रमोशन जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वो कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल 51। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कौन सा पार्ट है जो कि इंश्योर करता है, कंफर्म करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी अमेंड बाय स्पेशल मेजोरिटी, किस चीज़ को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी में बदलाव ला सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के तहत। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन जो है ये किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी में। द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डीपीएसपी का जो इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका है स्टेबलाइज ए वेलफेयर स्टेट। द आइडिया ऑफ डीपीएसपी वॉज बोरोड बाय द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो बोरो किया गया था हमारे फ्रेमर्स के द्वारा, फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया गया था, तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, नॉन इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो थोड़ी देर पहले बात किए थे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सिबल है मैंने कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपी, कौन सा पार्ट डील करता है, तो ये हो जाएगा पार्ट 4।
विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो 11 चीज़ था डीपीएसपी में। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये डीपीएसपी में नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ना। इज़ ए डीपीएसपी, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ठीक है। आपको इसको बताना है। इज़ डीपीएसपी, इज़ ए डीपीएसपी, कौन सा चीज़ है डीपीएसपी, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है ये डीपीएसपी है। तो मैंने लिस्ट 11 जो बताया वो एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कौन सा डीपीएसपी है और कौन सा नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने तरह के रीट्स जो हैं वो इशूड होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हो जाएगा 5 के नाम बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कौन कौन सा है, हीबीज कॉर्पस, मेंडमस, सर्चियोरी, ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, सर्टियोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट कौन अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूड रीट्स, तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीट्स जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। और इसकी बात करें क्या बोलते हैं हाई कोर्ट रीट्स जारी करता है किस बेसिस पे, 226। इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट कंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रीट्स होते हैं, रीट्स ही होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ रीट्स ऑफ हीबीज कॉर्पस इज वेस्टेड इन, तो हीबीज कॉर्पस के बारे में बात करें, ठीक है, तो हीबीज कॉर्पस किसके द्वारा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा, ठीक है। हीबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, यानी कि किसी भी पर्सन को आप अगर अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं तो किस बेसिस पे डिटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो बताना पड़ेगा आपको। व्हाट इज़ द लेटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो, तो क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, क्यू वारंटो का मतलब होता है आपका बाय व्हाट ऑथोरिटी, माने आपके पास क्या ऑथोरिटी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई भी कहीं पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑथोरिटी क्या है, आप क्या उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं, ठीक है, तो वही बोलते हैं क्यू वारंटो का मतलब बाय व्हाट ऑथोरिटी, आपका अधिकार क्या है। विच रीट और ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज शॉर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ ऑथोरिटी कॉज्ड, तो ये हो जाएगा सर्चियोरी, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोअर कोर्ट को क्या करता है, लोअर कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो क्या करता है कि अगर कोई डिसीज़न जो है, कोई जजमेंट जो है वो इलीगल हो गया या गलत हो गया है तो इस पे जारी करता है सर्चियोरी, ठीक है, यानी कि डिसीजन ले लिया गया है, उसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या किया है उस पर उस जजमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच रीट्स प्रोवाइडेड ए रेमेडी फॉर ए पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन, तो थोड़ी देर पहले बात की है हम लोग कि कोई पर्सन को अगर इलीगली डिटेन कर दिया जा रहा है प्रिजन में तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता है कि आप उससे पूछें कि आपने क्यों मुझे बंद किया है, क्यों प्रिजन में बंद किया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हीबीज कॉर्पस रीट्स के तहत। विच रीट इज ए बल्क वर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हीबीज कॉर्पस। ए रीट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपाइलिंग ए क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी, तो कौन से रीट के तहत ये बता जाता है कि आप अपना काम जो पब्लिक ड्यूटी है उसको प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैंडेमस के तहत। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम कमांड देते हैं कि आप अपना काम कीजिए, अपना जो पब्लिक ड्यूटी है उसको कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीट ऑफ मैंडेमस मीन, मैंडेमस का मतलब क्या होता है अभी बताया, वी कमांड। रीट इज माने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो कमांड देता है कि आप अपना पब्लिक ड्यूटी सही तरीके से कीजिए। रीट इज इशूड बाय हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
व्हेन लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन। तो जब लोअर कोर्ट क्या कर रहा है, कोई ऐसा कोई ऐसा केस है जो कि लोअर कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम रीट्स कौन इशू करता है, ठीक है, किस तरह का रीट्स इशू होता है, तो ये हो जाएगा प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या होता है कि लोअर कोर्ट जो है अभी जजमेंट नहीं दिया है, ठीक है, जजमेंट तो उसके बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे किस तरह का रीट्स जारी होता है, प्रोहिबिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच रीट इज इशूड इन व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, क्यू वारंटो। ठीक है, माने किस अधिकार के तहत ये आप किसी भी पोस्ट को, किसी भी ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्या अधिकार के तहत, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच रीट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर ऑथोरिटी। तो कौन सा रीट के तहत ये मतलब समझा जाता है कि आपका ऑथोरिटी क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू वारंटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्चियोरी। सर्चियोरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि इन्फॉर्म किया जाता है लोअर कोर्ट, मैंने लोअर कोर्ट के डिसीजन पे कि ये जो है इलीगली हो गया है, ठीक है, उसके जजमेंट को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर कास्ट देयर वोट। तो मिनिमम एज क्या है वोट देने के लिए, तो ये हो जाएगा 18 ईयर्स। नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज ए, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ये क्या है, ये है सिविल ड्यूटी। इज राइट टू पब्लिक ऑफिस, द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज ए, तो राइट टू पब्लिक ऑफिस क्या है, तो ये हो जाएगा सिविल राइट्स है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज न करना, ये भी सिविल राइट्स है। विच इज़ ए फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट का फीचर्स क्या होता है, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगला विच काइंड ऑफ इक्वलिटी इज नॉट कंपेटेबल विद द लिबरल नोशन ऑफ इक्वलिटी। इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन फेडरल, पहला वाला है, ठीक है, 1 2 3 करके दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। तो क्या बोला है, कौन सा करेक्ट है, तो ब्लैक बुक में देखिएगा 1 2 3 करके दिया है, यानी कि तीनों सही है, लेकिन तीनों सही नहीं है, दो ही सही है। ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इन ए डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स, ये सही है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर्स, ये भी सही है। गलत कौन सा है, इन फेडरल गवर्नमेंट द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अब पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट होता था, अब क्या है, अब है लीगल राइट्स। व्हाट इज द कैटेगरी इन विच नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ए स्ट्राइक बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉल्स, तो ये किस तरह का कैटेगरी में आता है, तो ये हो जाएगा लीगल राइट्स। राइट टू वोट क्या है, ये पॉलिटिकल राइट है। जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड है किस पे, तो ये हो जाएगा प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज बाय लॉज। व्हाट इज पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट क्या होता है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। व्हाट इज नॉट ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऐसा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना था कि कौन सा चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ग्रांटेड नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नहीं है, वो था क्या कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, तो 14 साल के कम एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोला गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया है राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ये कर्टेल मैंने ख़त्म किया जाता है कब, ये ख़त्म होता है राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हो रहा है, आपने कोई भी अभी
कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन आपको गवर्नमेंट को लगता है कि आप कर सकते हैं, तो पहले ही आपको क्या करता है, पहले ही आपको डिटेंशन में ले लेता है, उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी को लिया जाता है, ठीक है, किसी पे लिया जाता है, तो ये क्या है, आपके फ्रीडम को छीना जा रहा है, तो ये कर्टेल कर रहा है आपके राइट टू फ्रीडम को। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट बिकॉज इन आवर कंट्री, इंडिया सेकुलर स्टेट क्यों है, क्योंकि स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स। ठीक है, सेक्युलर का मतलब ही होता है किसी भी रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा भाव ना देना, सबको बराबर समझना। पॉलिटिकल इक्वलिटी इज़ फाउंड इन, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी कहाँ पे मिलता है आपको, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में। ठीक है, इसका मतलब आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा एज का हो गया तो उसको ज़्यादा मिलेगा, कोई मिनिस्टर है तो कुछ उसको ज़्यादा वोट देने का हक है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब आपको सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम का कौन सा फीचर्स नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंगल टायर गवर्नमेंट। तो इंडिया में जो है ये सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं होता है, इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।